सो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर नंबर 8 मनी मार्केट। अब मनी मार्केट कोई खास बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें मीनिंग ऑफ मनी मार्केट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट पढ़ेंगे, इसके साथ जितने भी डिफेक्ट्स है या कैसे इन डिफेक्ट्स को दूर कर सकते हैं जो मनी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है मीनिंग ऑफ मनी मार्केट। एक्चुअल में ये चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट से। फाइनेंशियल मार्केट यानी कि एक ऐसी मार्केट प्लेस जो सिक्योरिटीज़ क्रिएट करती है जिसके द्वारा बायर्स या फिर सेलर्स जो अपनी फाइनेंशियल होल्डिंग्स को रखे हुए हैं उनको ट्रेड आसानी से कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है वो लैंडिंग कर पाए और जिनके पास मनी की शॉर्टेज है वो बोरो कर पाए। तो ऐसा मार्केट प्लेस जो हेल्प करता है उसे अपन फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट दो कैटेगरी में बटा हुआ है, एक मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट आप आसानी से समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट जो रहता है उसको अपन कैपिटल मार्केट बोलते हैं, यानी स्टॉक के माध्यम से, बॉन्ड्स के माध्यम से ट्रेडिंग की जाती है, पैसों का आदान प्रदान किया जाता है। बट हमको कैपिटल मार्केट को इन डिटेल नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है डिटेल में मनी मार्केट को। मनी मार्केट को नर्व सेंटर माना जाता है फाइनेंशियल सिस्टम का। एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। मनी मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है अपन कह सकते हैं जहाँ पे जिनके पास सरप्लस फंड्स रहता है वो लोग लैंड कर सकते हैं अपने मनी को, और जिनके पास डेफिसिट्स रहता है यानी कि जिनको ज़रूरत रहती है वो लोग बोरो कर सकते हैं एट ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट के साथ। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को कैसे डिफरेंशिएट किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। अगर शॉर्ट पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं या क्रेडिट प्रोवाइड की जा रही है तो वो मनी मार्केट के अंदर आएगा, अगर लॉन्ग पीरियड के लिए की जा रही है तो वो कैपिटल मार्केट के अंदर आता है। तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है या ऐसी अरेंजमेंट है जिसके अंदर डीलिंग होती है सिर्फ शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ, यानी शॉर्ट टर्म फंड्स को जिनके पास सरप्लस है वो लैंड करते हैं एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और जिनको ज़रूरत है यानी डेफिसिट यूनिट वो लोग बोरो कर लेते हैं। दस मनी मार्केट एक ऐसी अरेंजमेंट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स का आदान या प्रदान होता है। मनी मार्केट के माध्यम से सरप्लस यूनिट पैसे दे पाते हैं और डेफिसिट यूनिट पैसे ले पाते हैं। ये देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इफेक्टिव टूल माना जाता है। जिनको पैसों की ज़रूरत रहती है वो कम ब्याज में या फिर रीजनेबल रेट में काफ़ी आसानी से यहाँ से लोन ले सकते हैं। खैर मनी मार्केट के बारे में अपन और ज़्यादा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं मनी मार्केट के अंदर जिसके द्वारा शॉर्ट टर्म फंड्स को क्रिएट किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, लैंडर्स जो है आराम से अपने पैसे दे पाते हैं और डेफिसिट यूनिट जो है या बोरोवर्स जो है आराम से पैसे ले पाते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इसमें इस्तेमाल होगा ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब पढ़ते हैं अपन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो वेल डेवलप्ड मनी मार्केट के ये फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स है जिसको अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, क्या लिखा हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है किनके लिए? जिनके पास शॉर्ट टर्म सरप्लस है और जिनको शॉर्ट टर्म डेफिसिट्स है, यानी कि जिनके पास एक्स्ट्रा फंड है तो वो फंड को लिक्विडेट करने का मौका देता है, और जिनके पास डेफिसिट है उनको फंड मिल जाता है, और जहाँ पे जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। देन लिखा हुआ है कि ये फोकल पॉइंट प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक को, यानी सेंट्रल बैंक जो है वो मनी मार्केट में अपना इंटरवेंशन कर सकता है और लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है इकोनॉमी के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इकोनॉमी में लिक्विडिटी कैसी रहे ये सेंट्रल बैंक अगर कंट्रोल कर सकता है या इंटरवीन कर सकता है या किसी भी टाइप से इन्फ्लुएंस कर सकता है तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी की मदद से इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था बैंकिंग चैप्टर्स में कि किस प्रकार से सेंट्रल बैंक जो है की रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करके, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं लिक्विडिटी को बढ़ा के या फिर घटा के। तो लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस करने का ये एक और अच्छा मार्केट है सेंट्रल बैंक के पास। एंड फाइनली जिनके पास ज़रूरत रहती है शॉर्ट टर्म मनी की, यानी कि छोटे पीरियड के लिए इनको लोन चाहिए, तो उनके लिए जो है काफ़ी अच्छा रहता है मनी मार्केट, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए इनको काफ़ी आसानी से लोन मिल जाता है, वो भी एक रीज़नेबल प्राइस में। रीज़नेबल प्राइस में यहाँ के मतलब है कि इंटरेस्ट रेट कैसा रहेगा, रीज़नेबल रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। कम इंटरेस्ट रेट में मनी मार्केट के द्वारा आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस किया जा सकता है।
वैसे मेन रोल तो मनी मार्केट का यही है ना, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना, हायर लिक्विडिटी प्रोवाइड करना पूरे इकोनॉमी में। जिनके पास सरप्लस फंड है वो पैसा देंगे, जिनके पास डेफिसिट है वो पैसा लेंगे। तो शॉर्ट पीरियड के लिए मनी मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। हालांकि इंडिया में मनी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो कि धीरे धीरे हो सकती है, और थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आगे आगे जब चैप्टर पढ़ते जाएगा तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से मनी मार्केट में हम लोग कितने सारे डिफेक्ट्स लेके चल रहे हैं, कितनी ज़्यादा कमी है, और कैसे मनी मार्केट को और ज़्यादा एक्सपांड किया जाए। वो सारे डिफेक्ट्स के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, तो इसमें समझ में आ जाएगा आपको कि गवर्नमेंट जो है अभी काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लेने बचे हैं गवर्नमेंट के तरफ से, ताकि मनी मार्केट को और ज़्यादा बढ़ावा मिले। देखो, मनी मार्केट को जितना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस उतने ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा शॉर्ट टर्म फाइनेंस आप प्रोवाइड कर पाओगे इंडस्ट्रीज़ को या बिजनेसमैन को, उतना ज़्यादा बिजनेस और इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। नाउ नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी मार्केटिंग। मनी मार्केटिंग या इंडियन मनी मार्केट के क्या बेसिक फीचर्स है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो शॉर्ट टर्म फंड्स को बोरो किया जाता है और लैंड भी किया जाता है, यानी कि जिनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है वो शॉर्ट पीरियड के लिए लैंड कर देते हैं, और जिनके पास डेफिसिट है वो बोरो कर लेते हैं रीजनेबल प्राइस के अंदर। कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है ऑपरेशन करने का, यानी कि ट्रांजेक्शन करने का। ट्रांजेक्शन जो है ऑन ओवर द फोन कॉल्स भी किया जा सकता है, यानी कि इसका कोई एक ऐसा फिजिकल प्लेस फिक्स नहीं किया गया है। ओवर द फोन भी आप जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंस अरेंज कर सकते हो। किस किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है वो सब अपन आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। डीलिंग्स जो भी होती है मनी मार्केट के अंदर, चाहे तो आप विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर करें या विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर भी कर सकते हैं, यानी सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा, और आपकी कितनी चलती है मनी मार्केट में, या आपकी कितनी पहचान है, किन किन बोरोवर से आप जो है पैसा ले सकते हैं, कौन कौन आपको लैंड कर सकता है। बेसिकली ये सारी चीज़ें देखी जाती है, यानी कौन कौन लैंडर्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आप कैसे उनके बोरोवर्स बन सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आपके पास कोई ऐसा सच पहचान नहीं है लैंडर से, तो आपको ब्रोकर की मदद लेनी पड़ती ही है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स जो रहते हैं ये क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर मनी माने जाते हैं। क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर मनी इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स है, इनकी लिक्विडिटी हाई होती है, और लिक्विडिटी इसकी हाई होने की वजह से इसे सब्सटीट्यूट फॉर मनी कहा जाता है। नाउ देन फंड्स जो भी आपको लोन प्रोवाइड किए जाते हैं वो मैक्सिमम पीरियड क्या रहता है उसका 1 ईयर का, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड लोन है, अपन ने तो कितनी बार डिस्कस कर ही दी है। तो शॉर्ट पीरियड यानी मैक्सिमम पीरियड आपके लिए क्या रहेगा, 1 ईयर रहेगा। 1 ईयर से ज़्यादा आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलता है। और प्लस प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है फॉर मनी मार्केट। अभी सब मार्केट क्या है ये भी आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे अपन, कौन कौन से सब मार्केट्स जो है इंडिया के अंदर काम करते हैं, यानी कि कौन कौन लोग जो है मनी मार्केट को चला रहे हैं इंडिया के अंदर, वो सारी चीज़ें भी अपन डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ इसके बेसिक फीचर्स होते हैं ख़त्म, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स को बोरो और लैंड किया जाता है, कोई फिक्स प्लेस नहीं रहती है, ट्रांजेक्शन ओवर दी फोन कॉल्स किए जा सकते हैं, ब्रोकर की ज़रूरत हो या ना हो, यानी विद और विदाउट ब्रोकर आप जो है डीलिंग्स कर सकते हो। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स को क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर मनी कहा जाता है क्योंकि इसकी लिक्विडिटी हाई होती है। फंड जनरली जो है मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर के लिए दिए जाते हैं, उससे ज़्यादा के लिए नहीं, और काफ़ी ज़्यादा सब मार्केट्स मौजूद है। इसका मतलब है कि मनी मार्केट का जो काम है वो करने वाले लोग ज़्यादा है। हालांकि सब मार्केट्स के बारे में आप थोड़ा डिटेल में नीचे वाले टॉपिक में, आने वाले टॉपिक में पढ़ने वाले। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट देखते हैं अपन क्या क्या फंक्शंस मनी मार्केट करता है। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट जो है आपको रिपीटिव मिलेंगे, लेकिन चलो अपन स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट करके कवर करेंगे। पहली बात, ये प्योरली एक मार्केट है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए या फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स या शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए ये मार्केट है। यहाँ पे जो है लेंडर्स एंड बोरोवर्स जो डील करते हैं वो करते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स में। ये तो अपन कई बार डिस्कस कर चुके। इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, एग्रीकल्चर हो, उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए मनी मार्केट एक अच्छा जरिया है, अपन कह सकते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को आसान भाषा में समझ सकते हैं, डे टू डे बिजनेस करने के जो एक्सपेंडिचर लगते हैं उसे अपन वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए मनी मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंशियल एसेट जिसका इस्तेमाल किया जाता है मनी मार्केट के अंदर
कौन कौन से फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं वो भी हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कवर होगा। उसमें लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, जैसे कि कॉल मनी में, टी बिल में, कमर्शियल बिल में। इन तीनों को ही अपने को डिटेल में पढ़ना है, एक सेपरेट टॉपिक है कि कौन कौन से फाइनेंशियल एसेट्स की मदद से मनी मार्केट में आप शॉर्ट टर्म फंड्स दे सकते हो या ले सकते हो। इसके बारे में अपने को एक कंप्लीट सेपरेट टॉपिक है जिसमें कॉल मनी, टी बिल, कमर्शियल बिल एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। यानी ये सारे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही मनी मार्केट में फंड्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। गवर्नमेंट भी इसकी मदद से शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो रेज कर पाती है, यानी गवर्नमेंट जो है शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड कर पाती है विद द हेल्प ऑफ टी बिल मार्केट। अभी टी बिल मार्केट क्या होता है बेसिकली मैं बताता हूँ। जब गवर्नमेंट को लोन्स की ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो वो क्या करती है, वो अपना इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करती है जिसको अपन टी बिल बोलते हैं। टी बिल क्या करेगी, मान लेते हैं गवर्नमेंट है और ये है मान लेते हैं पब्लिक, तो पब्लिक को गवर्नमेंट क्या देती है, टी बिल देती है। टी बिल एक इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं या सिक्योरिटी मान सकते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और उसके बदले पब्लिक से क्या लेती है, ये पैसे ले लेती है। नाउ इसका कंप्लीट प्रोसीजर जो अपन पढ़ेंगे ही और कैसे ये वर्क करता है, कैसे गवर्नमेंट को इसके द्वारा शॉर्ट टर्म लोन्स मिल जाता है, ये अपन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले। तो कुल मिला के गवर्नमेंट अपना टी बिल नाम का इंस्ट्रूमेंट देती है पब्लिक को और उसके बदले पब्लिक से पैसा ले लेती है। एंड ऑब्वियसली जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो टी बिल जो है पब्लिक रिटर्न कर देती है और गवर्नमेंट वापस से पेमेंट दे देती है पब्लिक को। तो इन शॉर्ट अपन ऐसा कह सकते हैं कि टी बिल के माध्यम से गवर्नमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म लोन रेज कर पाती है फ्रॉम पब्लिक। नाउ मनी मार्केट जो है जिसका ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात नहीं करूँगा, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कंट्रोल और रेगुलेट करता है आरबीआई, डेट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी भी इफ़ेक्टिव बनाई जाती है इसके अंदर, यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव करता है मनी मार्केट। अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है सरप्लस फंड को लैंड करने के लिए इंडिविजुअल बैंक से अदर इंस्टीट्यूशन सबको ही। साथ ही सेंट्रल बैंक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की मदद से या मनी मार्केट की मदद से स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू की स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है, इंटरनल वैल्यू ऑफ एक्सचेंज की स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है, प्राइस को स्टेबल रखा जाता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो आरबीआई को मदद मिलती है मनी मार्केट के थ्रू। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट अगर आप देखें तो ऐसा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर देन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आरबीआई, कमर्शियल बैंक, सेविंग बैंक्स, नॉन बैंकिंग कंपनीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। कमर्शियल बैंक के अंदर शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक आते हैं। शेड्यूल बैंक के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंडियन बैंक्स आते हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर आपके देखोगे तो स्टेट बैंक, ग्रुप और नेशनलाइज्ड बैंक, ये सारी चीज़ें आती है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये इसी को मैं बोल रहा था कि काफ़ी सारे सब मार्केट्स जो हैं वो अवेलेबल है जो मनी मार्केट में डीलिंग करते। तो ये सारे सब मार्केट्स है जिसके द्वारा जो है मनी मार्केट में डीलिंग होती है, जो पॉइंट्स अपने ऊपर कवर किए थे अपन। सो इसी के साथ फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट यहाँ खत्म होता है। अगेन एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट में देखिए कि शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए काफ़ी अच्छा जरिया है जहाँ पे लेंडर्स और बोरोवर्स जो है एक जगह मीट कर सकते हैं एंड फाइनली इन लोन एक्सचेंज कर सकते हैं। देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए मनी मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी डे टू डे डेली बिजनेस एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए मनी मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंशियल एसेट जो इस्तेमाल करते हैं या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल करते हैं जैसे कॉल मनी, टी बिल, कमर्शियल बिल, इनमें लिक्विडिटी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं काफ़ी इजीली इन द फॉर्म ऑफ मनी। दैट्स वाई लिक्विडिटी इसकी हाई रहती है। गवर्नमेंट जो है शॉर्ट टर्म लोन्स जो है ले सकती है फ्रॉम द पब्लिक विद द हेल्प ऑफ टी बिल। वैसे टी बिल के बारे में कंप्लीट डिटेल में अपन जानेंगे। आरबीआई जो है कंट्रोल और रेगुलेट करता है मनी मार्केट को, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को। यहाँ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर दिया हुआ है ये वाले सेक्टर्स को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें मनी लैंडर्स या फिर इंडिजीनियस बैंक्स आते हैं, इनको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता है किसी भी हालत में। मॉनेटरी पॉलिसीज को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मनी मार्केट। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स करता है सरप्लस फंड को लैंड करने के लिए फॉर इंडिविजुअल बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। और साथ ही सेंट्रल बैंक जो है स्टेबिलिटी मेंटेन करता है वैल्यू की, यानी कि जो करेंसी इस्तेमाल की है उसकी वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए मनी मार्केट का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कुल मिला के वही है, आरबीआई जो है मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी मार्केट, और मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करके इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इन शॉर्ट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को, परचेसिंग पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, कुछ पॉइंट्स आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर के पढ़ने हैं, कुछ पॉइंट्स आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सारे के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं अपन, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं ये सारी चीज़ें अपन एक बार पढ़ लेते हैं।
तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में, फिर अपन ऑर्गेनाइज सेक्टर में चलेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बेसिकली दो ही लोग आते हैं, एक इंडिजीनियस यानी कि डोमेस्टिक बैंक और दूसरा आता है मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स जैसे कि वो लोग जो पैसे प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। आप अभी देखेंगे जगह जगह सिटी में भी आपको ये मिल जाएंगे या फिर गाँव में भी आपको मिल जाएंगे। मनी लेंडर्स जनरली जो है वो काफ़ी बहुत बड़ा पार्ट कवर करते हैं मनी मार्केट में, अपन ऐसा कह सकते हैं। अनऑर्गेनाइज इसलिए है क्योंकि इनके वर्क जो है वो आरबीआई से कोऑर्डिनेटेड नहीं रहते हैं। मनी लेंडर्स अपने मन के मालिक रहते हैं, ये लोग जो है किसी भी तरीके से आरबीआई से कोऑर्डिनेशन नहीं रखते हैं, इन लोग फ्रीली काम करते हैं, कोई इनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। वैसे ही इंडिजीनियस बैंक्स भी है। अब इंडिजीनियस बैंक में भी बेसिकली ज़्यादातर तो ये मनी लेंडर्स ही रहते हैं, लेकिन इंडिजीनियस बैंक के कुछ अदर फंक्शंस भी, जैसे ये पब्लिक से डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और मनी भी लैंड कर लेते हैं। इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ भी जो है फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। और साथ में इंडिजीनियस बैंक्स मैं बता दूं बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं रहते बाय द आरबीआई। इनको कमर्शियल बैंक्स मत समझ लेना, कमर्शियल बैंक्स वो पूरी गाइडलाइंस के साथ चलता है आरबीआई के। इंडिजीनियस बैंक्स के ऊपर कोई भी आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं रहती है। मनी लेंडर्स आपको पूरी थ्रू आउट द कंट्री देखने को मिलेंगे और इनका कोई भी लिंक नहीं रहता है आरबीआई के साथ। और इंडिजीनियस बैंक का हल्का फुल्का लिंक कह सकते हैं आरबीआई के साथ रहता है। सर बोलोगे सर आप कैसे बोल रहे हो ऐसा? वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिजीनियस बैंक जो है वो अपने रीडिस्काउंट फैसिलिटीज़ जो है वो कमर्शियल बैंक से लेती है, और कमर्शियल बैंक एक ऐसी बैंक है जो आरबीआई से लिंक रहती है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि लूजली जो है वो आरबीआई से लिंक रहता है इंडिजीनियस बैंक, बहुत लूजली कह सकते हैं, ना बरोबर भी कह सकते हैं। ओनली रीडिस्काउंट फैसिलिटीज़ जो है वही इंडिजीनियस बैंक कमर्शियल बैंक के द्वारा करती है। जब अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे और उसके डिस्काउंटिंग पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, वो आएगा हमारा टॉपिक, तो इसमें आपको ये वाली शब्द रीडिस्काउंट फैसिलिटी समझ में तब आ जाएगा। तो कुल मिला के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये दो लोग आते हैं, इंडिजीनियस बैंक्स एंड सेकेंड है मनी लेंडर्स, और ये दोनों ही आरबीआई के साथ लिंक नहीं रहते हैं, कोऑर्डिनेटेड नहीं रहते हैं। प्लस मैं आपको बता दूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा मेजर पोर्शन मनी मार्केट का कवर करते हैं। नाउ अब चलते हैं अपन ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जिस प्रकार से ये डायग्राम बना हुआ है इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है इसके अंदर आरबीआई, कमर्शियल बैंक, सेविंग बैंक, नॉन बैंकिंग कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे, जबकि कमर्शियल बैंक के अंदर शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक रहता है। एंड देन शेड्यूल बैंक के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंडियन बैंक्स रहता है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर स्टेट बैंक, ग्रुप एंड नेशनलाइज्ड बैंक रहता है। ये इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों बोला जाता है? इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंडर काम करते हैं। इनके ऊपर आरबीआई का अच्छा खासा कंट्रोल रहता है, यानी आरबीआई इनके ऊपर जो है सुपरविजन बना के रखता है अपना, इनके कामों को रेगुलेट्स करता है आरबीआई। तभी अपन बोलते हैं कि आरबीआई जो है मनी मार्केट में लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, जैसे कमर्शियल बैंक हो गए, सेविंग बैंक हो गए, शेड्यूल बैंक्स हो गए, ये सारे लोग जो है ये सब आरबीआई के कंट्रोल और सुपरविजन के अंदर आते हैं, ये सब आरबीआई की रेगुलेशंस के अंदर आते हैं। तो इन सब के ऊपर आरबीआई का अच्छा खासा कंट्रोल है। दैट्स व्हाई आरबीआई जो है मनी मार्केट को काफ़ी अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाता है, लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस कर पाता है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि आपने देखा इंडिजीनियस बैंक्स एंड मनी लेंडर्स, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है आरबीआई का, और मेजर पोर्शन जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर रखते हैं मनी मार्केट में, यानी इनकी इंपॉर्टेंस है। ये ऐसा मैं कह सकता हूँ कि मनी लेंडर्स और इंडिजीनियस बैंक से काफ़ी ज़्यादा पैसा उधार में लिया जाता है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, फार्मर्स हो, या कोई भी ट्रेडर्स हो उनके द्वारा। तो ये अपन ने कंप्लीट पढ़ा है इसके बारे में। सो ये स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट हमारा हुआ ख़त्म। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर यही सारी बातें अपनी लिखी हुई हैं। नाउ अपन पढ़ते हैं नया टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मनी मार्केट, यानी मनी मार्केट में कौन कौन लोग रहते हैं या किन लोगों की ज़रूरत रहती है। लेंडर्स एंड बोरोवर्स लिखा हुआ है आसान भाषा में, वैसे इसमें अपन आप कुछ नया नहीं पढ़ने वाले। लेंडर्स वो है जो पैसे को सप्लाई करते हैं, सप्लाई ऑफ फंड्स जो करते हैं उन्हें अपन लेंडर्स कहते हैं। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आता है। एंड डिमांड फॉर फंड्स, बोरोवर्स जिनको पैसा चाहिए वो पैसों का डिमांड करते हैं, उन्हें डिमांड फॉर फंड्स कहा जाता है। और शॉर्ट टर्म फंड्स आरबीआई को लग सकता है, यानी सेंट्रल बैंक को लग सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को लग सकता है, लोकल बॉडीज डेट इज म्यूनसिपैलिटी, विलेज पंचायत को लग सकता है। जितने हमारे दुकानदार, ट्रेडर्स है, इंडस्ट्रीस्ट है, फार्मर्स है, एक्सपोर्टर्स है, इम्पोर्टर्स है, या जनरल पब्लिक है, ये सब पैसों को डिमांड कर सकते हैं। तो ये सेम पॉइंट लिखा हुआ है, उसमें कुछ नया नहीं लिखा हुआ है, एक बार बस लिखा हुआ था तो अपन ने देख लिया है।
नाउ अपन पढ़ते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, टी बिल, इनके द्वारा जो है मनी मार्केट में फंड्स को लिया या दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन अच्छे गहराई से समझेंगे। ये सारे टॉपिक्स अपने को दिए हुए हैं, ठीक ठाक अमाउंट में दिए हुए हैं, तो इनको अपन एक एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या काम करते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट जो है मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स को देते या लेने में मदद करते हैं। किस प्रकार करते हैं वो अपन अभी इसमें डिस्कस करेंगे। अपन सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट अपन देखते हैं, वो है कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। देखो बेसिकली इसको कोर ऑफ इंडियन मनी मार्केट माना जाता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। कॉल मनी का इस्तेमाल कौन करता है? जनरली कमर्शियल बैंक्स करती है, यानी कमर्शियल बैंक्स आपस में लोन देती या लेती है एक दूसरे को, तो उसको अपन कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कमर्शियल बैंक दूसरी बैंक से, एक कमर्शियल बैंक दूसरी बैंक से, मान लेते हैं एक्सिस बैंक जो है इसको उधार चाहिए HDFC बैंक से, तो ये ले सकता है विद द हेल्प ऑफ द कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। ना होता क्यों है? क्यों एक्सिस बैंक को लोन चाहिए या क्यों HDFC दे रहा है इसको, ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको बताया था बैंकिंग चैप्टर में कि कैश रिजर्व रेशियो जो है मेंटेन करना पड़ता है हर बैंक को। ये CRR जिसको याद नहीं, मैं एक बार याद करवा देता हूँ। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि मिनिमम अमाउंट जो इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना पड़ता है हर बैंक को सेंट्रल बैंक के पास, और वो कैसे डिसाइड होता है? जितना डिपॉजिट आता है उसके बेसिस में डिसाइड किया जाता है। तो अगर CRR की शॉर्टेज पड़ जाती है, यानी कैश रिजर्व आपका कम हो जाता है किसी दिन पे, तो आप दूसरी बैंक से उधार ले सकते हैं। मतलब मान लेते हैं HDFC के पास काफ़ी ज़्यादा कैश पड़ा है, जबकि एक्सिस के पास आज उतना कैश आया नहीं, डिपॉजिट्स आया है लेकिन उसके पास उतना कैश है नहीं RBI को देने के लिए, तो वो क्या करेगी? वो शॉर्ट पीरियड के लिए HDFC से उधार पे ले लेगी। तो जिसके कैश रिजर्व लो रहते हैं वो पैसा ले लेती है उनसे जिनके पास कैश डिपॉजिट के सरप्लस रहता है। अब ये लोन जो है वो एक दिन के लिए भी लिया जा सकता है, जिसको अपन बेसिकली कॉल या ओवरनाइट मार्केट बोलते हैं, या फिर अप टू 14 डेज भी लिया जा सकता है, जिसको अपन नोटिस या शॉर्ट नोटिस मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे कोई कोलैटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये मार्केट दो सेगमेंट में बटा हुआ है। पहला है कॉल या ओवरनाइट मार्केट, यानी सिर्फ एक दिन के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से उधार ले रहा है, या फिर शॉर्ट नोटिस मार्केट यानी कि एक दिन से ज़्यादा अप टू 14 डेज तक लोन दिया या लिया जा रहा है बैंकों के द्वारा। अच्छा, किस रेट में करेंगे? जिस रेट में भी करेंगे उस रेट को अपन कॉल मनी रेट बोलते हैं। ये रेट कैसे डिसाइड होता है? डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये रेट डिसाइड हुआ किया जाता है, यानी कितनी डिमांड आ रही है लोन की और कितना सप्लाई मार्केट में मनी का है, उसके हिसाब से बैंक जो है डिसाइड करती है कि कितना कॉल मनी रेट होना चाहिए, यानी सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है। तो ये कॉल मनी मार्केट हो गया हमारा समाप्त। ये बेसिकली कमर्शियल बैंक्स एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करती है शॉर्ट टर्म फंड लेने के लिए। नाउ सेकंड आता है कमर्शियल बिल मार्केट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ क्या होता है, मान लेते हैं अपन ये है एक सेलर, इसने गुड्स जो है क्रेडिट में बेच दिए बायर्स को। मान लेते हैं 1 लाख के गुड्स जो इसने सेल कर दिए। बायर ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, 3 महीने की मेरे को क्रेडिट दे दो। सेलर बोला ओके हम क्रेडिट दे देंगे, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज तेरे को बना के दे रहे हैं, तो उसको साइन करके हमें दे दे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो साइन करके बायर दे देगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली ये लिखा रहेगा कि 1 लाख के गुड्स जो है इस सेलर ने मुझे बेचे हैं और मैं 3 महीने का क्रेडिट मांगा हूँ, और इसके बाद जो है 3 महीने के बाद ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो रखा रहेगा उसको मैं पैसे दूंगा, उसके लिए मैं बाध्य हूँ। बेसिकली ये देखा जाए ये बिल जनरली 90 डेज़ के लिए ही दिए जाते हैं। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करके किसको मिल गए? सेलर को मिल चुके हैं। अब सेलर क्या करेगा? सेलर को भी पैसों की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, तो ये जाएगा किसके पास? बैंक के पास जाएगा। किसके पास जाता है? ये कमर्शियल बैंक के पास जाता है। कमर्शियल बैंक को बोलता है भाई ये देख मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन होके आए हैं, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज तू रख ले, ठीक है, और उसके बदले मुझे तू पैसा दे दे। अब बैंक बोले ये काम मैं फोकट में थोड़ी करूंगी, तो बोले सही बात है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तू 1 लाख के लिए 1 लाख के रख दे, ठीक है, और मेरे को 98,000 ये हमारे एग्जांपल के हिसाब से तू मुझे पे कर दे। फिर जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डिस्काउंटिंग बोलते हैं इसको, डिस्काउंटिंग करके
आपको दे रहे हैं, तो 98,000 सेलर को मिल गए। नाउ जब बायर 3 महीने बाद पेमेंट देगा तो किसको देगा, वो बैंक को जाके देगा। कितना देगा, 1 लाख देगा, जबकि बैंक ने उसके बदले सेलर को कितना पे किया, 98,000 पे किया। तो ये 2,000 रुपये क्या कमा लिया, सीधा बैंक ने इंटरेस्ट कमा दी, अपन ऐसा कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कमर्शियल बिल मार्केट चलता है। और ये जो बैंक ने किया है इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या कहते हैं अपन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अब यही चीज़ मैंने ऊपर पढ़ाई थी, जो मैंने आपको बोली थी कि डिस्काउंटिंग रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ जो है वो आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। तो देखो इस पॉइंट को अब मैं ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ रहा हूँ। सो अब इस लाइन को पढ़ते हैं कि रीडिस्काउंट फैसिलिटीज़ किससे ले रहे हैं, कमर्शियल बैंक से ले रहे हैं। तो अभी जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ तो उसमें सेलर ने क्या किया था, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। मान लेते हैं ये कौन सा बैंक है, इंडिजीनियस बैंक है। अब मान लेते हैं इंडिजीनियस बैंक को लग रहा है कि हमें भी पैसों की ज़रूरत है, ये किसके पास जाएगी, ये कमर्शियल बैंक के पास जाएगी। ठीक, यही इंडिजीनियस बैंक क्या करेगी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेगी कि आप हमें डिस्काउंट करके दे दो और हमें जो है पैसा दे दो। तो 98,000 की जगह मान लेते हैं कमर्शियल बैंक ने इनको कितना दे दिया, 95,000 दे दिया और 3,000 की कमीशन ये खुद रख लेगा। तो इंडिजीनियस बैंक इसका क्या कराते हैं, डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज की रीडिस्काउंटिंग करवाते हैं कमर्शियल बैंक से। मतलब जैसा सेलर ने इंडिजीनियस बैंक के साथ किया वैसे इंडिजीनियस बैंक ने कमर्शियल बैंक के साथ किया है। इसको एक डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज को फिर से डिस्काउंटिंग किया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़। तो ऐसा किया जाता है लिक्विडिटी करने के लिए, यानी कि जनरली जिसको पैसों की ज़रूरत होती है वो अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा के आ जाता है। सो बैक टू अवर एग्जांपल आ जाते हैं। कमर्शियल बिल मार्केट आपको समझ में आ गया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आपको समझ में आ गया है। अच्छा, अब कमर्शियल बैंक भी जाए, हमारे एग्जांपल में यहाँ कमर्शियल बैंक है, ऊपर वाले एग्जांपल में इस बैंक को इंडिजीनियस बैंक मान लिया था मैं, और फिर अपन ने रीडिस्काउंटिंग कमर्शियल बैंक से करवाई थी। लेकिन अगर सेलर ने डायरेक्ट कमर्शियल बैंक के साथ डील किया तो ऐसा भी हो सकता है। अब कमर्शियल बैंक को भी पैसों की ज़रूरत है तो किसके पास जाएगा, कमर्शियल बिल रीडिस्काउंट मार्केट में जाएगा, जहाँ पे उस बिल को रीडिस्काउंट करवा के आ जाएगा। उसमें भी ऑलरेडी कमीशन देनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से कमर्शियल बैंक डिस्काउंटिंग करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, और कमर्शियल बैंक जाके रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ भी ले सकता है, उसके बदले उसको कमीशन ऑब्वियसली देनी पड़ती है कमर्शियल बिल रीडिस्काउंट मार्केट से। सो आपको कन्फ्यूजन ना हो, काफ़ी कुछ मैंने एक साथ समझा दिया तो इसको फिर से बता देता हूँ। ये सेलर है, इसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको डिस्काउंट करवा दिए, कमर्शियल बैंक को डिस्काउंट करवा दिए। कमर्शियल बैंक इसके लिए ऑब्वियसली इंटरेस्ट या कमीशन चार्ज करेगा। कमर्शियल बैंक को भी पैसा चाहिए तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको दे देगा, कमर्शियल बिल रीडिस्काउंट मार्केट को दे देगा। वहाँ पर रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ होती है, यानी डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज को CBRM एक्सेप्ट करेगा और उसके बदले कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट काट के या अपनी कमीशन काट के पैसा दे देगा। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है। नाउ नेक्स्ट आता है टी बिल ट्रेजरी बिल मार्केट। ये जनरली गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। ये वाला पॉइंट हमारे ऊपर में आया था, मैंने आपको बोला था टी बिल मार्केट में सेपरेटली आपको समझाऊंगा। टी बिल यानी कि शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, वो भी डिस्काउंट रेट पे, और मैक्सिमम पीरियड इसके लिए क्या है, पीरियड मैक्सिमम नहीं, वैसे जनरल पीरियड क्या है इसका, 91 डेज। हालांकि 182 डेज के लिए भी निकाला गया था नवंबर 1986 में, और अप्रैल 1992 में 364 डेज के भी निकाले गए थे। यानी टी बिल में ऐसा कह सकता हूँ 364 डेज के लिए निकाले जा सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा को निकाल नहीं सकते, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड मैक्स कितना रहता है, 1 ईयर का रहता है। तो टी बिल में जनरली होता क्या है, जनरली ये शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। अब देखो होता क्या है, मान लेते हैं ये गवर्नमेंट है और ये मान लेते हैं पब्लिक है। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक को क्या दिया है, मान लेते हैं टी बिल दिया है। टी बिल दिया है, मान लेते हैं ये कितने का दिया है, 1 लाख का दिया है। ठीक, अब 1 लाख का टी बिल पब्लिक को मिला है, तो पब्लिक से कुछ ना कुछ पैसा ली होगी, तो पब्लिक से मान लेते हैं ये लेती है 98,000। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक से 98,000 लिया है और उसके बदले टी बिल दे दिया है, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दिया है। सिक्योरिटी समझो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी समझो। अब पब्लिक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में क्यों इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उसमें रिटर्न अच्छे मिलते हैं और सेफ रिटर्न मिलते हैं। तो मान लेते हैं ये टी बिल दे दिया गया है, वो भी 91 डेज के लिए। ओके, ठीक है। 91 डेज के बाद क्या होगा, 91 डेज के बाद पब्लिक बोलेगी एले गवर्नमेंट पकड़ अपना टी बिल वापस, और मैं जो तेरे को पैसे दी थी वापस दे दे। तो गवर्नमेंट बोला तूने मेरे को 98,000 दिया था ना, हाँ, लेकिन मैं तेरे को टी बिल कितने की दी थी, 1 लाख, तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए वापस दे रही हूँ। तो आप बोलोगे वाह गवर्नमेंट इतनी दयालु क्यों है। अरे भाई, डिस्काउंट करके क्या दिए थे, पैसा ली थी,
और ये मान लो कि इंटरेस्ट जोड़ के पैसा दे दी वापस। अब पब्लिक फोकट में थोड़ी दी थी 91 डेज़ के लिए गवर्नमेंट को यूज़ करने के लिए, पब्लिक तो इसलिए दी थी ना कि भाई हम तेरे को इसलिए दे रहे हैं, ये हम तेरे को लोन दे रहे हैं, तो लोन के बदले हम इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे ना। तो इसको बोलते हैं कि गवर्नमेंट डिस्काउंट में ले लेती है और कंप्लीट फेस वैल्यू में वापस देती है पैसों को। बात समझ में आई? 1 लाख के टी बिल दी थी पब्लिक को गवर्नमेंट ने, लेकिन ली पैसा कितना थी? 98,000 ही ली थी। क्यों? क्योंकि 2,000 का पब्लिक को एडवांटेज मिले, जब वापस देंगे और टी बिल ले लेंगे तो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट पब्लिक को देगी। तो इन शॉर्ट ऐसा समझ लो ना यार, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से 98,000 इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए वसूल लिया, 2,000 का इंटरेस्ट, ऐसा समझ लो आप। इसलिए यहाँ लिखी हुई है इशूड किस में किया जाता है? डिस्काउंटिंग में, और वापस किस में दिया जाता है? फेस वैल्यू पे दिया जाता है। डिस्काउंट में इशू किए, फेस वैल्यू पे वापस ले लिए। ये अदर तरीका है इनकम प्रोवाइड करने का पब्लिक को। तो इसमें इसलिए लिखा जाता है डिस्काउंट में देता है, फेस वैल्यू में लेता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरेस्ट रहता है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं रहता है। सो इस प्रकार से टी बिल होता है खत्म। नेक्स्ट आता है हमारा कमर्शियल पेपर। अभी कमर्शियल पेपर क्या है? देखो, कमर्शियल पेपर में ये भी जैसे टी बिल गवर्नमेंट इशू करती है पब्लिक को, वैसे ही कमर्शियल पेपर कंपनियां इशू करेंगी किसको? पब्लिक को। नाउ एक बात मैं बता दूं, कमर्शियल पेपर जो रहते हैं वो अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स है, यानी अगर कल को पैसा डूब गया तो कंपनी बाध्य नहीं है। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि पब्लिक ने मान लेते हैं पैसा दिया किसको? कंपनी को, मान लेते ABC कंपनी को, और उसके बदले क्या लिया? पैसा दिया, यस, और उसके बदले क्या लिया? कमर्शियल पेपर लिया। ऑब्वियसली इनको उससे कमाई होती है, ये भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है पब्लिक के लिए, और उसके बदले कमर्शियल पेपर मिल गया। और कमर्शियल पेपर जैसे ही मैच्योर्ड होगा तो कमर्शियल पेपर के बदले वापस से पब्लिक को पैसा मिल जाता है। तो ये कंपनी का जरिया है पैसा लेने के लिए, उधार लेने के लिए। बट ये अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड यानी कि अगर कंपनी ने पैसा डुबा दिया और कंपनी हाथ खड़े कर देती है तो पब्लिक को पैसा देने के लिए वो बाध्य नहीं रहेगी। तो आप बोलोगे सर पब्लिक पागल है क्या जो ऐसी कंपनी को पैसा देगी? तो पब्लिक सिर्फ बड़ी कंपनियों को ही देगी। दैट्स वाई कमर्शियल पेपर का यूज़ जो है सिर्फ बड़ी और नामी कंपनियां जिनकी गुडविल अच्छी रहती है वही इस्तेमाल कर पाते। बाकी छोटी मोटी कंपनियों को तो कोई भी कमर्शियल पेपर के द्वारा लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो कमर्शियल बैंक लोन के जैसा है जो पब्लिक देती है रेप्यूटेड कंपनी को, और अगर पैसा डूब गया तो कंपनी कुछ नहीं करेगी, पब्लिक कुछ नहीं कर सकती है। बट ऑब्वियसली लोन दिए तो उसके बदले इंटरेस्ट भी मिलता है। मान लेते हैं पब्लिक ने 1 लाख रुपए दिए तो 1,10,000 रुपये रिटर्न में मिलेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 10% अगर इंटरेस्ट होगा तो बैंक के पास बार बार लोन लेने से अच्छा है ये एक और ज़रिया निकाला है कंपनी ने, डेट इज़ कमर्शियल पेपर के द्वारा आप पब्लिक से लोन ले लो। तो बैंक के लोन से बचने के लिए जनरली जो है कंपनियां कमर्शियल पेपर इशू करती है। शॉर्ट पीरियड के रहता है और जनरली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए रहता है, यानी डे टू डे जो बिजनेस रहते हैं उनमें जो खर्चा लगता है उसको मीट करने के लिए जो है कंपनियां जनरली कमर्शियल पेपर इशू करती है। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्कीम को जून 1989 के लिए। इसको एमसीक्यू पर्पस के लिए आप याद रखना। क्या ऑब्जेक्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इस्तेमाल करने का? वो ये है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को बढ़ावा मिले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किए जाए जिसके कारण इन्वेस्टर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को डिप्लॉय करने के लिए, यानी कि अपने पैसे सरप्लस पैसे को लैंड पे देने के लिए, उधारी पे देने के लिए। सीडी यानी कि डिपॉजिट रिसिप्ट जो कि बैंक इशू करता है किसके अगेंस्ट में? डिपॉजिट जो इंडिविजुअल या कंपनीज कराएंगे। मान लेते हैं कोई कंपनी या इंडिविजुअल और उसने बैंक में पैसा जमा कराया, उसके बदले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिल जाता है, और इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के तहत इन लोग शॉर्ट टर्म फंड जो है लोन प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, डेट इज मनी मार्केट में। 10 COD के द्वारा भी मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स दिए या लिए जा सकते हैं। तो ये एक और इंस्ट्रूमेंट आरबीआई ने एडप्ट किया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टर्म फंड्स क्रिएट करने के लिए।
सीओडी में बेसिकली इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं और उसके बदले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स कुछ टाइम तक उन पैसों को निकाल नहीं सकते और उसके बदले बैंक उनको क्या देती है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। यानी लमसम डिपॉजिट अगर अनटच रहेंगे कुछ प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए तो उसके बदले बैंक उनको क्या देती है, इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है, इंटरेस्ट रेट प्रीमियम ऑफर करती है। और इस प्रकार से जो है शॉर्ट टर्म फंड्स जो है अपने इन्वेस्टर्स बैंक में जमा करवा सकते हैं और उसके बदले सीओडी ले सकते हैं। सीओडी के लिए आप ये वाले डायग्राम को भी बना सकते हैं जो अभी अपन ने बनाया है। मान लेते हैं पब्लिक है, पब्लिक क्या करेगी, एक लमसम अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए बैंक को दे देगी। लमसम अमाउंट यानी एक साथ अमाउंट देना पड़ता है और पीरियड भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। देन बैंक उसके बदले आपको क्या देगी, बैंक उसके बदले आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट देगी। जैसे आपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट रहता है उसी टाइप का रहता है, बस सीओडी में आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिलता है और आप जो है लमसम अमाउंट एक साथ पे कर देते हैं तो उसका बेनिफिट आपको बैंक प्रोवाइड करती है। सो ये भी एक तरीका है शॉर्ट टर्म टाइम के लिए अपना फंड को इन्वेस्ट करने का और एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट को कमाने का। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं अपन इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं, कोई और दूसरा पार्टिसिपेट नहीं करता है। यानी कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक आपस में लोन का आदान प्रदान करते रहते हैं। कितने दिन के लिए, तो 14 दिन से ज़्यादा, यानी मान लेते हैं मिनिमम 15 डेज तो होना ही चाहिए और जनरली अप टू 90 डेज है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अप टू 90 डेज के लिए ये लोन जो है आपस में देते हैं, शॉर्ट पीरियड लोन प्रोवाइड करते हैं, 15 दिन से लेके 90 डेज तक। सर बैंक टू बैंक लोन प्रोवाइड किया जाता था, ऊपर कुछ ऐसा पढ़े थे, यस अपन ने पढ़ा था, कॉल मनी वाला अपन ने पढ़ लिया है या कॉल लोन अपन ने पढ़ा था। कॉल लोन में अपन ने क्या देखा था कि 1 दिन से लेके 14 डेज तक दिया जाता है। जैसे इसको कितना दिन का है, ये 15 दिन से लेके 90 दिनों के लिए। कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मार्केट डिटरमाइन करेगा, यानी कि डिमांड और सप्लाई कितनी आ रही है उसके हिसाब से देखेंगे, दैट इज़ मनी सप्लाई कैसा है इकोनॉमी के अंदर, उसके हिसाब से होगा। तो ये दोनों चीज़ आपने कॉल मनी में भी पढ़ी थी, सेम टू सेम है। नाउ डिपॉजिटेड रिसिप्ट जो रहती है वो एक्सचेंज की जाती है, यानी जिसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उसको साथ में रिसिप्ट भी प्रोवाइड की जाती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए के रूल के मुताबिक, ये अच्छा पॉइंट और एकदम नया पॉइंट है कि लैंडर्स प्री मैच्योरली कॉल बैक नहीं कर सकते इन लोन को। यानी अगर मान लेते हैं एक लैंडर ने दे दिया पैसा और वो पैसा दे दिए है, मान लेते हैं डिसाइड करके इन लोन ने 90 दिनों के लिए, तो 90 डेज़ के लिए दिए लोन और बीच में लगा लैंडर्स को कि नहीं मुझे पैसे वापस मंगा देने चाहिए, 50वें दिन क्या वो पैसे मंगा सकता है? तो आंसर इज़ नो। तो सर ऐसा कहाँ हो सकता था? जो ऊपर अपन ने कॉल लोन पढ़ा था ना, कॉल लोन में लैंडर्स कभी भी कॉल कर सकता है, बोल सकता है कि यार मुझे अपने पैसे वापस चाहिए तो देने पड़ेंगे, तो इसलिए उसका नाम क्या था, कॉल लोन। अगर लैंडर्स कॉल करता है, कॉल बैक करता है अपने लोन का तो उसको मिल सकता है, बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कॉल मनी या फिर कॉल लोन अपन ने अच्छे से समझ लिया, और कॉल लोन और इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट में क्या अंतर है ये भी आपने जान लिया है। तो इसको एक बार आप लोग लिख लेना। चलिए तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट है कोलैटरल लोन मार्केट। कोलैटरल लोन मार्केट, कोलैटरल का मतलब होता है कोई भी चीज़ को मॉर्गेज करवाना या गिरवी करवाना, यानी ऐसे लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसके बदले आपसे सिक्योरिटी भी ली जा रही है। तो लोन देने वाला जो है, जिसको बोलेंगे लेंडर, ये लोन तो देगा लेकिन उसके बदले में सिक्योरिटी आपसे ले लेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोलैटरल लोन मार्केट बोलते हैं। इसमें कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड के अगेंस्ट में, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपसे बदले में ले लेती है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपसे बदले में ले लेती है, उसके बदले में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। यानी एक ऐसा लोन है जो कि सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड लोन इसी को ही अपन कहते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट अपन ने डिस्कस कर लिए जिसको मनी मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने के लिए, लैंड करने के लिए, बोरो करने के लिए। नाउ अपन पढ़ते हैं डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट में कितने ज़्यादा लूप होल्स है
ये चीज़ को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे आपने पिक्चर देखी होगी अभी हर्षद मेहता में भी मनी मार्केट के ही डिफेक्ट्स का फ़ायदा उठा के वो सारे स्कैम करता है, और बाकी अदर बैंक्स जो भी दिखाता है उसमें वो सारे लोग स्कैम तभी कर पाते हैं क्योंकि मनी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बट वो सारे लूप होल्स यहाँ डिस्कस नहीं किए जाएंगे, जो मेजर लूप होल्स है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेजर डिफेक्ट्स जो कि है मनी मार्केट के अंदर, पहला डायकोटमी बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। डायकोटमी का मतलब होता है अपोजिट्स, एक दूसरे के अपोजिट्स जाना। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में हमेशा कंपटीशन यहाँ पे बना रहता है, दोनों एक दूसरे को हटाना चाहते हैं या दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर भी कॉम्पिटिशन रहता है, इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक्स दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं। लड़ाई करने का मतलब यहाँ पे है कोऑपरेशन नहीं करते हैं, दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन शो नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट बना के चलते हैं। तो इंडियन मनी मार्केट में कन्फ्लिक्ट है, दो डिवीजन में मार्केट बटा हुआ है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और यहाँ तक कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, दैट इज जो ये सेक्टर जो आरबीआई के अंदर आता है, उनके अंदर भी कॉम्पिटिटिव भावना या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, अपन ऐसा कह सकते हैं। तो वहाँ पे भी लोगों की आपस में जमती नहीं है। इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक्स आपस में हमेशा आपको दिखेंगे कंपीट करते हुए, कन्फ्लिक्ट करते हुए एक दूसरे को। 10 यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं, कोऑपरेशन नहीं है इन दोनों सेक्टर्स के बीच में, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में। इसीलिए ऐसी कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आरबीआई के लिए इंश्योर करना यूनिफॉर्म और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन सारी अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ का। यानी यूनिफॉर्म और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, एक जैसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज आरबीआई बनाता है वो दोनों सेक्टर्स एक तो फॉलो करते ही नहीं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो आरबीआई के अंदर और उसके कंट्रोल में आता ही नहीं है। प्लस ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इंडियन बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स आपस में इतना कन्फ्लिक्ट करते हैं, कई बार आरबीआई की गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते और दोनों एक जैसा यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट भी नहीं करते। सेकेंड लिखा हुआ है प्री डोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि मैंने आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ाया ही था, उस समय मैंने बोला था कि इंडिजीनियस बैंक एंड मनी लेंडर्स इसके अंदर आते हैं और ये दोनों जो है मनी मार्केट का लार्ज प्रपोर्शन जो है होल्ड करके रखते हैं। यानी मनी मार्केट में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर तो आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है, यस डेफिनेटली कोई कंट्रोल नहीं। दैट्स वाई आरबीआई इनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, मनी मार्केट में कंट्रोल नहीं कर पाता है, मनी सप्लाई को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है थ्रू मनी मार्केट या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आरबीआई का कंट्रोल सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और जबकि डोमिनेंसी जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है। नेक्स्ट पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस्ड है, वेस्टफुल कंपटीशन। मैंने बोला है कंपटीशन एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में, और प्लस सेम सेक्टर के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगा कन्फ्लिक्ट। जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था इंडियन कमर्शियल बैंक और इंडियन फॉरेन बैंक्स के बीच में भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, यानी यूनिफॉर्मिलिटी देखने को नहीं मिलती, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये वेस्टफुल कंपटीशन जो है ये इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम नहीं आता है। नाउ नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ऑल इंडियन मनी मार्केट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेटेड इंडियन मार्केट की कमी है। इंडियन मनी मार्केट कभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहा है, कभी भी एक सिंगल इंटीग्रेटेड ऑल इंडियन मार्केट यानी यूनिफॉर्मिलिटी के साथ सब लोग एक जैसा काम कर रहे हो वैसा नहीं रहता है। इंडियन मनी मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटा हुआ है और जो कि लोकल फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि ऐसा मान लेते हैं कि बड़ी सिटीज़ और छोटी सिटीज़ या छोटे टाउन के बीच में कोई भी एज सच कॉन्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो जो चीज़ें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में हो रही है वैसे आपको स्मॉलर टाउन्स में देखने को नहीं मिलेगी। दैट इज देयर इज अ लिटिल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मनी मार्केट इन द बिगर सिटीज़ एंड दोस इन स्मॉलर टाउन्स। देन नेक्स्ट है इन एजुकेट बैंकिंग फैसिलिटीज़। बैंकिंग फैसिलिटीज़ की इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है। बैंकिंग फैसिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड किया गया है, यस किया गया है रिसेंट ईयर्स में, बट उसके बाद भी अपन ऐसे देखेंगे काफ़ी ज़्यादा रूरल एरियाज है जो कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ से
बहुत ज़्यादा दूर है, जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, जबकि बिजनेस, धंधा, ट्रेडिंग सब वहाँ पे भी तो होता ही है। तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ की, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने की ज़रूरत तो वहाँ पे भी पड़ती है। तो अपन ने देखा है कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है इंडिया में इतनी ज़्यादा फैली नहीं गई है, और जितनी फाइनेंशियल नीड्स है हमारी इकोनॉमी की वो सब सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है जितनी भी एग्जिस्टिंग बैंकिंग फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो जिस हिसाब से साइज़ और पॉपुलेशन है हमारी कंट्री का, उसके हिसाब से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अभी भी काफ़ी नहीं है, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा कमी है, अपन ऐसा भी कह सकते हैं। जब बैंकिंग फैसिलिटीज़ कम होंगी तो मनी मार्केट के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो भी कम है, देश की इकोनॉमी को जितने फाइनेंशियल नीड्स की ज़रूरत है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी, और देश उतनी तेज़ी से विकास, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। कैपिटल यानी कि पैसों की भी काफ़ी ज़्यादा कमी है हमारे देश के अंदर। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल फंड्स रहता है मनी मार्केट के अंदर, जनरली देखने को मिलता है। फंड जो रहते हैं वो इतने ज़्यादा सफिशिएंट नहीं रहते हैं कि इंडस्ट्री और ट्रेड की जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट है सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड्स। सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड देखने को मिलता है, यानी कि पीक सीजन के दौरान जब सारी लगभग इंडस्ट्रीज़ को या फिर ट्रेडिंग कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, उस समय आपको शॉर्टेज ऑफ फंड देखने को मिल जाता है। देन आप देखो अगर शॉर्टेज ऑफ फंड होगा तो उस टाइम पे सीजनल इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा महंगे इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिल पाता है उस समय। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। और जैसे देखेंगे ऐसा सीज़न यानी कि ऑफ सीज़न में देखें या स्लैक सीज़न जिसको अपन बोलते हैं, उस समय जनरली डिमांड फॉर क्रेडिट बहुत कम रहती है और उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लो रहते हैं। तो एक तो शॉर्टेज ऑफ फंड सीजनली देखने को मिलती है, प्लस हाईयर इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते हैं पीक सीजन में, और लो सीजन में या फिर ख़राब सीजन में अपन ऐसा कह सकते हैं, वहाँ पे डिमांड फॉर क्रेडिट भी कम रहती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ रहता है। तो एक यूनिफॉर्मिलिटी नहीं देखने को मिलती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी जुड़ा हुआ है, डेट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी अलग अलग इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते हैं। अब एक मार्केट में अलग इंटरेस्ट रेट चल रहा है, दूसरे मार्केट में अलग इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कभी कभी सेम मार्केट के अंदर भी आपको दो अलग अलग इंटरेस्ट रेट चलते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये वेरिएशन इंटरेस्ट रेट में इसलिए आता है क्योंकि पैसों का आदान प्रदान यानी कि ट्रांसफ़र इतना ईजिली करने को नहीं मिलता है। ऐसा कह सकते हैं जो फैसिलिटीज़ है पैसों को आदान प्रदान करने की या ट्रांसफ़र करने की वो कम है, इनएजुकेट है, और पैसे आदान प्रदान होते भी है तो काफ़ी ज़्यादा महंगे या फिर कॉस्टली होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है। तो कोई एक ईजी प्रोसेस निकालना पड़ेगा जिसके द्वारा पैसों को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जा सकते हैं। जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ या जो फाइनेंशियल नीड्स की ज़रूरत अलग अलग सेक्टर्स को पड़ती है टाइम टू टाइम, अलग अलग प्लेस से जो बिलोंग करते हैं उनको काफ़ी ईजिली और काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में और कम समय के अंदर लोन प्रोवाइड हो जाए, ऐसा अपने को तरीका निकालना पड़ेगा। ऐसा कह सकते हैं अपन कि इंटरेस्ट रेट के इतने ज़्यादा वेरिएशन के कारण स्मूथ और इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग देखने को नहीं मिलती है मनी मार्केट के अंदर। देन नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट। बिल मार्केट जो अपन ने एक एग्जांपल दिया था आपको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कैसे डिस्काउंट करवा के आते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की इंडिया में कमी है। वेल ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट की इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल रहते हैं प्रॉपर और एफिशिएंट वर्किंग के लिए, यानी मनी मार्केट स्मूथ तरीके से हो उसके लिए एक बिल मार्केट वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में रेडी रहना चाहिए। डिस्पाइट बहुत सारे एफर्ट लगाए आरबीआई ने, उसके बाद में बिल मार्केट की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे देश के अंदर। यह मैं ऐसा कह सकता हूँ शॉर्ट टर्म बिल्स जो रहते हैं वो काफ़ी स्मॉलर प्रपोर्शन में रहते हैं, बैंक फाइनेंस जितना करता है उसका काफ़ी स्मॉलर प्रपोर्शन जो है वो बिल मार्केट से आता है एज़ कम्पेयर टू द एडवांस कंट्री। एडवांस कंट्री में बिल मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और बैंक भी फाइनेंस जो है एक लार्ज प्रपोर्शन करता है बिल मार्केट के यूज़ करके। बट कि इंडिया में स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ बैंक फाइनेंस जो रहता है वो देखने को मिलता है। दस अपन ऐसा कह सकते हैं कि एडवांस कंट्री के मुकाबले इंडिया में बिल मार्केट की कमी है, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि बैंक फाइनेंस उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है बिल मार्केट के यूज़ करके जितना बाकी एडवांस कंट्रियों में होता है। तो ये सारे अपन ने पढ़ लिए मेजर डिफेक्ट्स। वैसे और भी काफ़ी सारे डिफेक्ट्स हैं मनी मार्केट के अंदर, लेकिन अपने को वो सारे डिस्कस नहीं करने हैं। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर्स टू इम्प्रूव इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो यदि आपको डिफेक्ट्स याद है तो आप ये सारे पॉइंट्स आराम से खुद से बना सकते हैं। सबसे पहले इंडिजीनियस बैंक्स जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो इफेक्टिव कंट्रोल के अंदर आना चाहिए आरबीआई के।
जितना ज़्यादा इंडिजिनियस बैंक्स कंट्रोल में आएंगे आरबीआई के, यानी उतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी आरबीआई के कंट्रोल में आएगा और आरबीआई जो है फिर इफेक्टिव कंट्रोल के माध्यम से मनी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है और मनी सप्लाई को अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकती है। इसके अलावा बैंकिंग फैसिलिटीज़, आपने देखा कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ को एक्सपांड करने की ज़रूरत है, स्पेशली कहाँ पे नेगलेक्टेड या फिर रूरल एरियाज़ में अपन कह सकते हैं, या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बैंकों की कमी है या बैंक है ही नहीं। देन डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ और रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ को भी एक्सपांड करने की ज़रूरत है। आपने देखा कि इंडिया का बिल मार्केट जो है इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो अपने को बिल मार्केट इंक्रीज़ करने की, एक्सपांड करने की ज़रूरत है। बिल मार्केट को एक्सपांड करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्स जो है वो डिस्काउंट होंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मनी मार्केट में, इकोनॉमी में लिक्विडिटी देखने को मिलेगी और सारे ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, कंपनियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ रहती है डिस्काउंट करवाना अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। इसके अलावा हुंडीज़ जो यूज़ होती है मनी मार्केट में उसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है, यानी कि हर कोई एक जैसी हुंडीज़ जो है प्रोवाइड करे और उसको एक यूनिफॉर्म मैनर में लिखना चाहिए इन ऑर्डर टू डेवलप एन ऑल इंडिया मनी मार्केट। यानी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हुंडीज़ जो अलग अलग इस्तेमाल की जाती है उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए और एक यूनिफॉर्म मैनर में उसको ड्रॉ किया जाए, उसको लिखा जाए। कैपिटल की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसा ज़रिया ढूंढना पड़ेगा, रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसमें काफ़ी कम पैसों के अंदर ये कैपिटल को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटीज़ को एक्सपांड किया जाए। साथ ही साथ आपने ऊपर पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं, तो वेरिएशन जो है इंटरेस्ट रेट के कम किया जाए। साथ ही साथ अपन ने ये भी पढ़ा था कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ फंड देखने को मिलता है पीक सीज़न के दौरान, तो उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश किया जाए और पीक सीज़न के दौरान आपके इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश किया जाए। वो तभी हो पाएगा जब आरबीआई के कंट्रोल में जो है कंप्लीट मनी सेक्टर्स आ पाएगा। कंप्लीट मनी मार्केट जो अगर आरबीआई के अंडर कंट्रोल में आ गया तो काफ़ी हद तक वो ये सारी चीज़ें कर सकती है। साथ में अपन ने पढ़ा था काफ़ी ज़्यादा वेस्टफुल कंपटीशन देखने को मिलता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसको भी रिड्यूस किया जाना चाहिए और इनफैक्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही इंडियन कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स आपस में कॉम्पीट करते हुए नजर आती है, तो उसको भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। और इसके साथ अपन ने ये पढ़ा था कि आपको एक सेंटर्स में जो है इजीली फंड अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे बड़ी सिटीज़ में जो है फंड इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जबकि छोटी सिटीज़ या स्मॉलर टाउन में फंड इतनी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पे भी कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत है। और वो कैसे पॉसिबल हो पाएगी, जब मोबिलिटी ऑफ कैपिटल को काफ़ी ज़्यादा आसान किया जाएगा, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल को ईजी कर दिया जाएगा, कुछ ऐसे इफेक्टिव मीन्स निकाले जाएंगे जिसमें कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ मनी हो पाए। प्लस कोऑर्डिनेशन जो है अपने को बढ़ाना पड़ेगा बिग सेंटर्स और स्मॉल सेंटर्स के बीच में, या फिर बिग सिटीज़ और फिर स्मॉलर टाउन्स के बीच में। अब ये सारे मैसेज और लिखे हुए नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो आपको डिफेक्ट्स देखते ही उस डिफेक्ट्स को दूर कैसे किया जाए या क्या क्या मेजर लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ मेजर टू इम्प्रूव इंडियन मनी मार्केट भी होता है हमारा समाप्त, और ये चैप्टर यहाँ पे पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है आपको उसके बाद तुरंत ही जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसको बना लेने चाहिए। उस समय माइंड में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी रहते हैं, और कोई कॉन्सेप्ट मिल नहीं पाए तो आप एक बार बुक को पलट के देख भी सकते हो। तो सबसे बेस्ट टाइम वही होता है जब चैप्टर खत्म हो, तब आपको तुरंत वो सारे चैप्टर्स को अच्छे से देख लेना है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या जितने भी क्वेश्चंस दिए उसको एक बार बना लेना है। तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं समाप्त, ये चैप्टर करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।